आप सुन रहे हैं पुस्तक, जहां शब्द बनते हैं विचार और विचार बदलते हैं दृष्टिकोण। यहाँ हर एपिसोड में हम किताबों के पन्नों से निकालते हैं ज्ञान, अनुभव और वो अनकही बातें जो जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। तो तैयार हो जाइए एक नई सोच, एक नई समझ और एक नई यात्रा के लिए। ये है पुस्तक। और आज की जो हमारी ये विशेष चर्चा है ना, वो वाकई बहुत बहुत दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए आज का जो हमारा विषय है, देखा जाए तो एक रोते हुए बच्चे और एक करोड़ों की विज्ञापन कंपनी में क्या समानता हो सकती है। पहली नजर में तो कुछ भी नहीं। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर हम सतह से थोड़ा नीचे झांक कर देखें तो दोनों ही एक ही खेल खेल रहे हैं। दोनों ही अपनी जरूरत पूरी करने के लिए हालात को बदल रहे हैं और सामने वाले के दिमाग से खेल रहे हैं। सही बात है। और इसी खेल को, इसी विज्ञान को समझने के लिए आज हम आर्थर हॉर्न की किताब मैनिपुलेशन, डार्क साइकोलॉजी टू मैनिपुलेट एंड कंट्रोल पीपल के पन्नों में उतर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। मैनिपुलेशन, या जिसे हम हेर फेर कहते हैं, इस शब्द के चारों ओर जो डर और नकारात्मकता का जाला बुना हुआ है ना, उसे हटाना है। हाँ, क्योंकि ये कोई अंधेरे कमरे में रची जाने वाली जादुई या दुष्ट साजिश नहीं है। ये इंसानी संवाद का एक बहुत ही सामान्य हिस्सा है जो हर इंसान हर दिन करता है। बिल्कुल, हर दिन। ये जो आपने बच्चे और विज्ञापन कंपनी की तुलना की ना, ये पूरी उस धारणा को चुनौती देती है जो समाज ने मैनिपुलेशन के बारे में बना रखी है। हाँ, क्योंकि जब भी मैनिपुलेशन शब्द सामने आता है, दिमाग तुरंत किसी ऐसे इंसान की तस्वीर बना लेता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है ना? एकदम सही। लेकिन आर्थर हॉर्न की ये किताब एक बिल्कुल अलग, एक तटस्थ और मनोवैज्ञानिक चश्मा देती है हमें। इस विषय की गहराई में जाने के लिए ना, सबसे पहले हमें उस बुनियादी परिभाषा को समझना होगा जो इस किताब का आधार है। तो फिर इस खाई को पाटना शुरू करते हैं। हॉर्न के अनुसार मतलब इस शब्द की असली और वैज्ञानिक परिभाषा क्या है? किताब मैनिपुलेशन की जो परिभाषा देती है वो नैतिकता से पूरी तरह मुक्त है। इसके अनुसार मैनिपुलेशन किसी व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरे के व्यवहार या धारणा को बदलने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। अच्छा, सिर्फ प्रयास। हाँ, प्रयास जो अक्सर अपने निजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होता है। यहाँ सारा खेल उस प्रयास वाले हिस्से का ही है। मतलब सफलता मिले या ना मिले, अगर किसी के व्यवहार को बदलने की कोशिश की गई है तो वो मैनिपुलेशन है। बिल्कुल, कोशिश ही मैनिपुलेशन है। यार, ये थोड़ा अजीब लगता है। मान लीजिए कोई अपनी बात मनवाने के लिए पूरे तर्क देता है, पर सामने वाला नहीं मानता, फिर भी उसे मैनिपुलेटर कहा जाएगा? हाँ, तकनीकी रूप से हाँ। और अगर ऐसा है तो फिर इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव या परसुएजन, जिसे हम समझाना बुझाना कहते हैं, ये शब्द कहाँ ठहरते हैं? क्या ये सब एक ही बात है? इन्हें एक ही बात समझना एक बहुत आम गलती है। असल में ये एक छाते की तरह काम करते हैं। इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव वो सबसे बड़ा छाता है। अच्छा। हाँ, उसमें जानबूझकर और अनजाने में किए गए सभी प्रभाव शामिल होते हैं। उस छाते के नीचे मैनिपुलेशन आता है जो हमेशा जानबूझकर किया जाता है। और वो समझाने बुझाने वाला हिस्सा, परसुएशन, वो मैनिपुलेशन का महज एक हिस्सा है। किताब तो यहाँ तक दावा करती है कि परसुएशन मैनिपुलेशन का सबसे कमजोर और घिसा पिटा तरीका है। एक मिनट, समझाना सबसे कमजोर तरीका है, ये बात आसानी से गले नहीं उतरती। संचार कौशल की हर क्लास में तो यही सिखाया जाता है कि अपनी बात समझाना सबसे बड़ी कला है। मैं समझ सकती हूँ कि अजीब लग रहा है। और इन्फ्लुएंस की बात करें तो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स की एक पूरी फौज है। वो खुलेआम खुद को इन्फ्लुएंसर कहते हैं। तो क्या ये किताब ये कह रही है कि वो असल में मैनिपुलेटर्स हैं? ये थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन अगर इसके पीछे के अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान को देखा जाए तो हाँ, वो बिल्कुल मैनिपुलेटर्स हैं। सच में? लेकिन वो तो लोगों को जानकारी और मनोरंजन भी देते हैं ना? देते हैं, पर उनका अंतिम लक्ष्य केवल मनोरंजन करना नहीं होता। उनका लक्ष्य होता है देखने वालों के व्यवहार को इस तरह बदलना कि वो कोई विशेष उत्पाद खरीदे या किसी लिंक पर क्लिक करें, जिससे उस इन्फ्लुएंसर को आर्थिक लाभ हो। बिल्कुल, वो अपनी आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए दर्शकों की धारणा को बदल रहे हैं। लेकिन क्योंकि समाज ने मैनिपुलेटर शब्द पर एक नकारात्मक ठप्पा लगा दिया है, इसलिए वो इन्फ्लुएंसर शब्द के पीछे छिपना पसंद करते हैं। हाँ, ये बात तो सच है। अगर इंस्टाग्राम वाले अपने प्रोफाइल में डिजिटल इन्फ्लुएंसर की जगह डिजिटल मैनिपुलेटर लिख लें तो शायद कोई ब्रांड उन्हें स्पॉन्सर ही ना करें। एकदम सही बात है, कोई पास भी नहीं फटकेगा। लेकिन मैं इस परिभाषा की सीमाओं को थोड़ा और टटोलना चाहता हूँ। क्या सच में सिर्फ समझाना बुझाना भी इसी श्रेणी में आता है?
एक बहुत ही आम स्थिति लेते हैं, जॉब इंटरव्यू। बहुत अच्छा उदाहरण है। जब कोई उम्मीदवार इंटरव्यू में जाता है तो वो अपनी कमियों को छुपाता है और सिर्फ अपनी खूबियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, तो क्या उस स्थिति में वो धोखा दे रहा है? इंटरव्यू का ये उदाहरण ना उस ग्रे एरिया को समझने के लिए सबसे बेहतरीन है, जिस पर हॉर्न ने काफी जोर दिया है। इसे सीधे तौर पर धोखा नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं? वो सच थोड़ी बता रहा है पूरा। क्योंकि उस कमरे में बैठे इंटरव्यूअर को पहले से पता है कि उम्मीदवार अपना सबसे बेहतरीन रूप ही दिखाएगा। कोई भी ये उम्मीद नहीं करता कि उम्मीदवार कुर्सी पर बैठकर अपनी सारी कमियां गिनाने लगेगा। हाँ, मतलब दोनों पक्षों को खेल के नियम पका है। बिल्कुल, दोनों पक्षों की उम्मीदें स्पष्ट हैं। नैतिकता को अगर हम थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें और केवल व्यवहार को देखें, तो हर इंसान अपने हित को आगे रख रहा है। अपने हित को आगे रखना और उस लक्ष्य को पाने के लिए सामने वाले की धारणा को अपने पक्ष में मोड़ना, यही मैनिपुलेशन का मूल स्वभाव है। एकदम सटीक, यही इसका सार है। तो अगर इस बात को मान लिया जाए कि जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो इंटरव्यू हो, सोशल मीडिया हो या घर का माहौल, हर कोई किसी न किसी स्तर पर मैनिपुलेट कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसके पीछे के असली हथियार कौन से हैं? वो कौन से मनोवैज्ञानिक औजार हैं जिनका इस्तेमाल करके ये सब किया जाता है? इस किताब में मुख्य रूप से 3 बड़े हथियारों की पहचान की गई है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कमजोरी का भी जिक्र है जो इन हथियारों को काम करने देती है। कौन से हैं वो 3 हथियार? वो है सत्ता या पावर, समझाना यानी पर्सुएजन, और धोखा या छल, जिसे डिसेप्शन कहते हैं। जब सत्ता या पावर की बात आती है ना, तो दिमाग में तुरंत किसी तानाशाह या राजनेता या पुलिस अधिकारी की छवि बनती है जो डरा धमका कर अपना काम करवाता है। सामान्य जीवन में हम सत्ता का इस्तेमाल कैसे करते हैं? हॉर्न यहीं पर सत्ता की उस पारंपरिक परिभाषा को पूरी तरह पलट देते हैं। उनके अनुसार पावर का मतलब दूसरों को डराना या उन पर बल प्रयोग करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? पावर का सीधा सा अर्थ है दूसरों को सफल होने में मदद करने की क्षमता। मतलब सत्ता किसी पद से नहीं आती, वो निर्भरता से आती है। निर्भरता से? हाँ, अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो दूसरे इंसान के लक्ष्य को पूरा कर सकता है, तो आपके पास सत्ता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही व्यावहारिक नजरिया है। इसे ऐसे समझा जा सकता है। मान लीजिए एक ऑफिस में एक बहुत ही जटिल प्रिंटर है जो हमेशा खराब रहता है। हाँ, हर ऑफिस में एक ऐसा प्रिंटर होता है। बिल्कुल। और एक दिन एक बहुत जरूरी रिपोर्ट निकालनी है और पूरी टीम परेशान है। अब अगर उस टीम में सिर्फ एक जूनियर कर्मचारी को पता है कि उस प्रिंटर को कैसे ठीक करना है, तो उस विशेष समय में उस ऑफिस का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो जूनियर कर्मचारी है, क्योंकि वो मैनेजर का लक्ष्य पूरा कर सकता है। एकदम सही। ये उस सिद्धांत का एकदम सटीक उपयोग है। उस पल में वो जूनियर कर्मचारी मैनेजर की सफलता की कुंजी बन जाता है। मैनेजर उस पर निर्भर है और यही निर्भरता उसे सत्ता देती है। कमाल है। और दूसरा हथियार जो आपने बताया वो है समझाना या पर्सुएजन। अभी थोड़ी देर पहले जो बात हुई थी कि ये कमजोर क्यों है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है इंसान का अहंकार, हमारा ईगो और हमारे पहले से बने हुए विचार जो तर्कों का विरोध करते हैं। मतलब लोग आसानी से मानते नहीं है। बिल्कुल नहीं। केवल तर्कों से समझाना तब तक काम नहीं आता जब तक कि कोई एकदम नई चौंकाने वाली जानकारी ना दी जाए या फिर सामने वाले को उस इंसान पर इतना गहरा भरोसा हो कि वो बिना सवाल किए बात मान ले। इसका मतलब है कि सिर्फ तर्क देने से ज्यादातर मामलों में हार ही मिलती है, क्योंकि लोग अपने विचारों को छोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल, हम अपने विचारों से बहुत चिपके रहते हैं। और तीसरा हथियार जो सामने आता है वो है धोखा या डिसेप्शन। ये शब्द सुनते ही ना एक नैतिक भारीपन आ जाता है। ये कैसे काम करता है? इसके काम करने के तरीके को समझने के लिए ना मानव मस्तिष्क की तुलना एक कंप्यूटर या मशीन से करनी होगी। मशीन से? हाँ, हर मशीन इनपुट यानी जानकारी के आधार पर आउटपुट यानी प्रतिक्रिया देती है। धोखा का सरल अर्थ है जानकारी के उस प्रवाह को नियंत्रित करना। मतलब जो जानकारी जा रही है उसी को बदल लो। एकदम सही। जब इनपुट ही बदल दिया जाएगा तो मशीन का आउटपुट भी अपने आप बदल जाएगा। व्यक्ति वो जानकारी छिपा लेता है जो उसके खिलाफ जाती है और वो जानकारी गढ़ लेता है जो उसके पक्ष में होती है। लेकिन वो मनोवैज्ञानिक कमजोरी कौन सी है जिसका लाभ उठाकर ये धोखा सफल हो जाता है? मेरा मतलब है इंसान का दिमाग इतना बेवकूफ तो नहीं है कि हर बात पर यकीन कर ले। वो कमजोरी है इंसान का तर्कहीन व्यवहार, जिसे इरैशनल बिहेवियर कहते हैं। हमारा दिमाग हमेशा तार्किक आधार पर फैसले नहीं लेता।
अच्छा। हाँ, मानव विकास की प्रक्रिया में ना हमारे दिमाग ने ऊर्जा बचाने के लिए कुछ शॉर्टकट बना लिए, जिन्हें कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। कोई उदाहरण? जैसे गणितीय रूप से हर कोई जानता है कि लॉटरी जीतने की संभावना न के बराबर है, फिर भी लोग टिकट खरीदते हैं ना। हाँ बिल्कुल, खरीदते हैं, उम्मीद में। या फिर सोशल मीडिया को ही देख लीजिए, लोग घंटों तक लगातार स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं, उन्हें नहीं पता कि अगला पोस्ट क्या होगा, लेकिन एक अनजाने इनाम या डोपामाइन हिट की उम्मीद में वो तर्कहीन व्यवहार करते हैं। और एक चतुर मैनिपुलेटर इस बात को जानता है। बिल्कुल, इंसानी व्यवहार भले ही तर्कहीन हो, लेकिन वो अनुमान लगाने योग्य यानी कि प्रेडिक्टेबल होता है। ये बहुत ही गहरी बात है। इंसान तर्कहीन है, लेकिन उस तर्कहीनता का एक पैटर्न है जिसका अनुमान लगाया जा सकता है। एकदम सही। तो अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि पावर, पर्सुएजन, डिसेप्शन और तर्कहीन व्यवहार कैसे काम करते हैं, तो रोजमर्रा की जिंदगी में ये हथियार कैसे इस्तेमाल होते हैं? क्या इनका उपयोग केवल बड़ी कंपनियों और ऑफिस की राजनीति तक सीमित है, या हमारे निजी रिश्तों में भी इनका दखल है? अरे ये दखल हर जगह है। इसका सबसे जाना माना और असरदार रूप है गाजर और छड़ी की नीति। मतलब इनाम और सजा का तरीका। हाँ, द कैरेट एंड द स्टिक। बिल्कुल। किताब में जेफ और बिल नाम के दो किरदारों का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए जेफ के पास दो अलग अलग लोगों का काम है, एक काम आपका है और एक काम बिल का। ठीक है। अब जेफ को आपका काम करने पर सिर्फ एक अच्छा सा धन्यवाद या छोटी सी तारीफ मिलेगी, जो कि गाजर है। लेकिन अगर वो बिल का काम नहीं करता तो बिल उसे प्रोजेक्ट से बाहर निकालने की धमकी देता है, जो कि छड़ी है। तो जेफ हमेशा पहले बिल का ही काम करेगा। लेकिन क्यों? मतलब एक सकारात्मक माहौल में तो इंसान को उस व्यक्ति का काम पहले करना चाहिए जो उसे इनाम दे रहा है या उसकी तारीफ कर रहा है। सजा देने वाले को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? क्योंकि यहाँ मनोविज्ञान का एक और सिद्धांत काम करता है, जिसे लॉस इवर्जन कहते हैं। लॉस इवर्जन? हाँ, इंसान के लिए कुछ पाने की खुशी से कहीं ज्यादा बड़ी होती है कुछ खोने का डर। जेफ के अवचेतन मन ने तुरंत ये हिसाब लगा लिया है कि बिल की पावर यानी उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाने की क्षमता आपके धन्यवाद के इनाम से कहीं ज्यादा भारी है। मतलब डर हमेशा तारीफ पर हावी हो जाता है। बिल्कुल, डर सबसे बड़ा प्रेरक है। ये वास्तविकता थोड़ी डरावनी है, पर हम सभी जानते हैं कि ये सच है। हम अक्सर उस इंसान की बात पहले मानते हैं जिसका खतरा हमें ज्यादा बड़ा लगता है। एकदम सही बात है। इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में भावनाओं का इस्तेमाल भी तो एक बहुत बड़ा हथियार है। ये इमोशनल मैनिपुलेशन किस तरह काम करता है? भावनाओं से खेलना तो सबसे आम तरीका है, और इसमें अपराध बोध यानी गिल्ट ट्रिप सबसे ऊपर आता है। गिल्ट ट्रिप? हाँ, जैसे किसी को बुरा महसूस कराना। हाँ। किसी को ये महसूस कराना कि उसने कुछ बहुत गलत किया है, ताकि वो अपनी प्रतिष्ठा या अपने सम्मान को बचाने के लिए दबाव में आ जाए और वही करे जो उससे कहा जा रहा है। समझ रहा हूँ। इसमें डराना और मीठी बातों से लुभाना दोनों रणनीतियां शामिल होती हैं। लेकिन इन सब में एक चीज है जो इन हथियारों को और भी धारदार बना देती है, और वो है करिश्मा। करिश्मा? हाँ, अक्सर राजनेताओं, अभिनेताओं या किसी बहुत सफल बिजनेस लीडर के बारे में कहा जाता है कि उनका व्यक्तित्व बहुत करिश्माई है। हाँ, लोग कहते हैं ना कि बस उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो क्या करिश्मा सच में कोई जन्मजात जादू है? बिल्कुल नहीं। किताब करिश्मे की बहुत ही व्यवहारिक व्याख्या करती है। करिश्मा कोई जादुई आभा नहीं है, बल्कि ये महज सत्ता का भ्रम है। इल्यूजन ऑफ पावर। सत्ता का भ्रम? हाँ, ये सामने वाले के दिमाग को ये विश्वास दिलाने का एक शॉर्टकट है कि उस व्यक्ति के पास दूसरों की मदद करने की क्षमता या पावर है। और ये भ्रम मुख्य रूप से दो चीजों के मिलने से बनता है। वो दो चीजें क्या हैं? असीम आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस, हाँ। और हाजिर जवाबी यानी विट। पता है, हाजिर जवाबी तो दिमाग की एक तरह की कलाबाजी है। अगर इसके पीछे का तर्क देखें तो बात एकदम साफ हो जाती है। कैसे? बिना बुद्धि या हाजिर जवाबी के अगर किसी में सिर्फ आत्मविश्वास हो तो वो इंसान करिश्माई नहीं लगता, बल्कि बेवकूफ और अहंकारी लगता है ना? हाँ, एकदम सही। और दूसरी तरफ बिना आत्मविश्वास के एक बहुत ही जीनियस व्यक्ति भी कमरे के कोने में चुपचाप बैठा रहता है, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। बिल्कुल। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं, तेज दिमाग और उसे पेश करने का गजब का आत्मविश्वास, तब वो सत्ता का भ्रम पैदा होता है। ये एकदम सही विश्लेषण किया आपने।
जब लोग उस हाजिर जवाबी और आत्मविश्वास को एक साथ देखते हैं ना, तो उनका विकासवादी दिमाग, एवोल्यूशनरी ब्रेन, ये मान लेता है कि इस व्यक्ति के पास जरूर कुछ ऐसे संसाधन है जो मेरे काम आ सकते हैं। और वो बिना जांचे ही प्रभावित हो जाते हैं। बिल्कुल। खैर, अगर ये सारे तरीके गाजर और छड़ी, अपराध बोध और करिश्मा इतने असरदार हैं, तो क्या इनका इस्तेमाल करके हम योजनाबद्ध तरीके से अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं? मेरा मतलब है, क्या किताब कोई ठोस रणनीति या ब्लूप्रिंट देती है या सिर्फ सिद्धांत बताकर छोड़ देती है? नहीं, हॉ ने इस किताब में एक पूरी 6 कदमों वाली कार्यप्रणाली का विस्तार से वर्णन किया है। ये किसी भी लक्ष्य को पाने की एक व्यवस्थित रणनीति है। अच्छा, तो क्या हम इसे किसी व्यावहारिक स्थिति में लागू करके देख सकते हैं ताकि इसका असर समझ में आए? बिल्कुल। चलिए एक स्थिति लेते हैं। मान लीजिए कि एक बहुत ही खराब बॉस है। ये तो बहुतों की परेशानी है। हाँ, वो बॉस कोई काम नहीं करता, टीम का मनोबल तोड़ता है और सारा दोष दूसरों पर मढ़ देता है। अब लक्ष्य ये है कि उस बॉस को रास्ते से हटाना है या उसका ट्रांसफर करवाना है। लेकिन सीधे एचआर के पास जाके कोई अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालना चाहता। सही कहा। अब यहाँ ये 6 कदमों वाली रणनीति कैसे काम करेगी मैं बताती हूँ। पहला कदम है अपना लक्ष्य तय करें और उसके साथ एक स्पष्ट डेडलाइन भी लगाएं। डेडलाइन? हाँ, बिना समय सीमा के तो कोई रणनीति काम नहीं करती। बिल्कुल। दूसरा कदम है सफलता के रास्ते खोजें। इस सिचुएशन में सफलता का रास्ता है बॉस का ट्रांसफर होना। तीसरा कदम है सबसे अहम, जानकारी जुटाना। यहाँ आपको ये समझना होगा कि बॉस किस पर निर्भर है और कौन से लोग बॉस की गलतियों से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये देखना होगा कि सत्ता किसके पास है। मान लीजिए मुझे पता चलता है कि एक दूसरा विभाग है जिसका काम मेरे बॉस की लेटलतीफी की वजह से हमेशा रुक जाता है। बहुत बढ़िया। अब आता है चौथा कदम, मौके और खतरे पहचाने। सीधा एचआर के पास जाना एक बड़ा खतरा है। मौका ये है कि उस दूसरे विभाग के मैनेजर को इस समस्या का एहसास कराया जाए। समझ रहा हूँ। पांचवा कदम है कार्रवाई करना, टेक एक्शन। और यहीं पर धोखे या जानकारी के नियंत्रण का इस्तेमाल होता है। आप सीधे तौर पर शिकायत नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं? इसके बजाय आप अनौपचारिक बातचीत में, जैसे कॉफी मशीन के पास, उस दूसरे विभाग के मैनेजर तक ऐसी जानकारी पहुंचाते हैं जिससे उसे समझ में आ जाए कि उसकी परेशानी की असली जड़ आपका बॉस है। अरे वाह। और अंत में छठा कदम, अपनी इस रणनीति से सीखें और अगर जरूरत हो तो सुधार करें। यार, ये तो सच में दिमाग को चकरा देने वाला तरीका है। जानकारी के बहाव को इस तरह मोड़ दिया गया कि दूसरे मैनेजर ने वही काम कर दिया जो हमारा लक्ष्य था। बिल्कुल। शिकायत दूसरे विभाग से गई, निशाना खराब बॉस बना और जिसने इस सब योजना बनाई उसका नाम तक कहीं नहीं आया। इसे कहते हैं मैनिपुलेशन का मास्टर क्लास, है ना? लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जब हम लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं और जानकारी दे या ले रहे होते हैं, तो क्या हाव भाव या शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज से भी कुछ सुराग मिलते हैं? हमने अक्सर पोकर फेस के बारे में सुना है कि चेहरे से कुछ पता नहीं चलता। शरीर की भाषा के मामले में ना, किताब एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ती है। हम हमेशा ये मानते आए हैं कि सच या झूठ पकड़ने के लिए लोगों की आंखों या चेहरे के भावों को देखना चाहिए। हाँ, यही कहा जाता है। लेकिन असलियत ये है कि चेहरे के हाव भाव सबसे बड़े झूठे होते हैं। झूठे होते हैं? हाँ, इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसने बचपन से ही अपने चेहरे के भावों को नियंत्रित करना और दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से ढालना सीख लिया है। अगर किसी व्यक्ति की असली मंशा या सच जानना है ना, तो उसके चेहरे को नहीं, उसके पैरों की दिशा को देखना चाहिए। पैरों की दिशा? क्या इसका मतलब ये है कि अगर बातचीत के दौरान किसी के पैर दरवाजे की तरफ मुड़े हुए हैं तो वो इंसान भले ही चेहरे पर कितनी भी दिलचस्पी दिखा रहा हो, असल में वो बोर हो चुका है और वहां से निकलना चाहता है? एकदम सही। मनोवैज्ञानिक और विकासवादी नजरिए से यही सच है। हमारे पैर सीधे हमारे भागने या रुकने की मूल वृत्ति, जिसे हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, उससे जुड़े होते हैं। वो सबसे ईमानदार होते हैं क्योंकि वो बताते हैं कि इंसान का अवचेतन मन उस समय क्या चाहता है, उस स्थिति में रुकना या सुरक्षित जगह पर जाना। हम चेहरे को तो मुस्कुराने का आदेश दे सकते हैं, लेकिन पैरों को नियंत्रित करना अक्सर भूल जाते हैं। ये तो कमाल की बात है। और इसके अलावा शरीर की भाषा से जुड़ा एक और बहुत ही काम का नुस्खा किताब में है, जिसे आईब्रो फ्लैश कहते हैं। आईब्रो फ्लैश, ये क्या होता है?
जब आप किसी से मिलते हैं और अभिवादन करते समय अपनी भौहें, अपनी आईब्रोज हल्की सी ऊपर उठाते हैं, तो ये सामने वाले के दिमाग को संकेत देता है कि आप उनके लिए कोई खतरा नहीं है। ये एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ने का बहुत ही सूक्ष्म तरीका है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली टिप है। तो अब तक इस चर्चा में हमने मैनिपुलेशन की परिभाषा, उसकी हथियार, गाजर और छड़ी की नीति, करिश्मे का विज्ञान और पूरी 6 कदमों वाली रणनीति को गहराई से समझा है। दूसरों के दिमाग को पढ़ने और व्यवहार को बदलने की ये ताकत वाकई बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है। लेकिन जब किसी के पास इतनी ताकत आ जाती है तो नैतिकता का सवाल उठना लाजमी है। सही और गलत के बीच की वो बारीक लकीर कहाँ तय होती है? क्या ये सब इंसान को स्वार्थी और बुरा नहीं बना देता? ये इस पूरे विषय का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। नैतिकता की वो पतली रस्सी जिस पर सबको चलना होता है। लेकिन आर्थर हॉर्न ये स्पष्ट करते हैं कि हर धोखा या हर झूठ अपने आप में बुरा नहीं होता। नीयत बहुत मायने रखती है। जैसे वो बहुत ही आम उदाहरण है जहां माता पिता बच्चे को सब्जी खिलाने के लिए कह देते हैं कि अगर तुम ये खाओगे तो सुपर हीरो बन जाओगे। बिल्कुल। ये एक सफेद झूठ है, एक धोखा है, लेकिन इसका उद्देश्य बच्चे का स्वास्थ्य सुधारना है। हाँ, ये एक फायदेमंद झूठ है, लेकिन नैतिकता का पतन तब होता है जब सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है, एब्यूज ऑफ पावर। किसी ऐसे व्यक्ति का आर्थिक या मानसिक शोषण करना जो आप पर निर्भर है या कमजोर स्थिति में है, ये मैनिपुलेशन का सबसे अंधकारमय रूप है। सही बात है। और समस्या तब और जटिल हो जाती है जब मामला ग्रे एरिया में पहुंच जाता है। ग्रे एरिया जैसे क्या? ऑफिस के बजट से अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा मंगवा लेना मैनिपुलेशन है, या कार्यस्थल पर बॉस और कर्मचारी के बीच का कोई रोमांटिक रिश्ता जहां एक के पास दूसरे का करियर बनाने या बिगाड़ने की सत्ता है। ये ऐसे सवाल हैं जिनका कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं है। लेकिन अगर हर कोई सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एक दूसरे के दिमाग से खेलने लगे तो क्या इस समाज को एक बहुत ही मतलबी और संवेदनहीन जगह नहीं बना देगा? इंसानियत के नाते क्या नैतिकता के कुछ नियम तय नहीं होने चाहिए? मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ, लेकिन किताब का उद्देश्य किसी को अनैतिक बनने की ट्रेनिंग देना नहीं है। लेखक कोई कठोर नैतिक संहीनता भी नहीं थोपते। इसके बजाय वो आत्म जागरूकता, सेल्फ एनालिसिस और अपनी जिम्मेदारी खुद लेने पर जोर देते हैं। मतलब ये हमारे ऊपर है? हाँ, वो ये तय करने का अधिकार इंसान पर छोड़ते हैं कि वो अपनी नैतिकता की रेखा कहाँ खींचना चाहता है। हालांकि एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त नियम किताब में दिया गया है। और वो क्या है? कभी भी कानून ना तोड़ें, नेवर ब्रेक द लॉ। हॉर्न का मुख्य संदेश ये है कि जब कोई व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि वो मैनिपुलेट कर रहा है या हो रहा है, तो वो स्वार्थी नहीं बल्कि ज्यादा जागरूक इंसान बनता है। हाँ, वो उस भ्रम से बाहर आ जाता है कि दुनिया एक आदर्श जगह है जहाँ सब कुछ बिना किसी हेर फेर के चल रहा है। बिल्कुल। तो इस पूरी गहरी चर्चा का सार यही निकलता है कि मैनिपुलेशन वो डरावना दानव नहीं है जिसे कहानियों में दिखाया जाता है। बिल्कुल नहीं। ये मानव मनोविज्ञान, व्यवहार और संवाद का विज्ञान है। अपने असली लक्ष्यों को पहचानना, सत्ता का ये अर्थ समझना कि निर्भरता कैसे काम करती है, तर्कों से करे जाकर लोगों की भावना और तर्कहीनता को समझना, जानकारी को सही ढंग से प्रस्तुत करना, यही असल ताकत है। सही कहा। अगर किसी के पास ये समझ है तो वो जीवन के शतरंज के खेल में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल होने से बच सकता है और खुद एक खिलाड़ी बन सकता है। ये ज्ञान इंसान की आंखें खोलता है और उसे अपने आसपास चल रही अदृश्य शक्तियों को देखने की क्षमता देता है। बिल्कुल। आज की ये चर्चा निश्चित रूप से सोचने का नजरिया बदलने वाली रही है, और जो भी लोग इसे सुन रहे हैं उनके लिए अंत में विचार करने योग्य एक सवाल में छोड़ना चाहता हूँ। श्रोताओं, अगर इंसान का हर एक कदम, हर एक शब्द, हर एक भावना और यहाँ तक कि उसकी मुस्कान भी जाने अनजाने में दुनिया और लोगों को अपने पक्ष में मोड़ने का एक तरीका है, तो क्या इस दुनिया में पूरी तरह से निस्वार्थ होना संभव है? बहुत गहरा सवाल है। या फिर किसी अजनबी की बिना स्वार्थ के मदद करना भी असल में खुद को एक अच्छा इंसान महसूस कराने के लिए अपने ही दिमाग के साथ किया गया एक मनोवैज्ञानिक मैनिपुलेशन है? सोचने वाली बात है। जो भी लोग दूसरों के लिए दरवाजा खोलते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि उस वक्त उनका असली लक्ष्य क्या है। वाकई सोचने के लिए ये बहुत गहरा सवाल है। तो इसी सवाल के साथ एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने का समय है। अगली चर्चा तक खुद को और दुनिया को समझते रहिए।